जय हिंद साथियों, मैं पारस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। आज मैं आप लोगों के लिए पर्यावरण अध्ययन के टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप कंप्लीट अवश्य देखें। तो शुरू करते हैं भाई। प्रश्न क्रमांक 1 से कहा गया है, मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान देश में सर्वाधिक बाघों का घनत्व रखने वाला उद्यान है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। साथियों, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में है और यह 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यह एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि देश में सर्वाधिक बाघों का घनत्व रखता है। ठीक है, चलिए भाई, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। गिद्धा कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। पंजाब, तमिलनाडु, केरल या फिर पश्चिम बंगाल। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। गिद्धा भाई पंजाब राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। देखिए, तमिलनाडु का कौन सा है। तमिलनाडु का प्रसिद्ध लोक नृत्य है भरतनाट्यम। ठीक है, केरल का कौन सा है, तो केरल का भैया मोहिनी अट्टम। ठीक है, पश्चिम बंगाल का कौन सा है, बावल। ये सारे पॉइंट आप लोग नोट कर लो, एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। मंगल ग्रह इन 2 ग्रहों के बीच में स्थित है। बताना है साथियों, मंगल ग्रह जिसे हम लाल ग्रह भी कहते हैं, बताना है यह किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है। देखिए भाई, ये हमारा सूर्य है। ठीक है, ये हमारा सूर्य है। आप सभी को पता है सूर्य के सबसे नजदीक कौन है, बुध है। उसके बाद क्या है, शुक्र। उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, फिर बृहस्पति। तो देखिए, ये मंगल है। ठीक है, और मंगल से पहले क्या है, देखिए मंगल से पहले पृथ्वी है और मंगल के बाद क्या है, बृहस्पति है। तो हम कह सकते हैं मंगल, पृथ्वी और बृहस्पति ग्रहों के बीच स्थित है, अर्थात करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ यहां पर चला जाएगा। ठीक है, और सूर्य के सबसे पास कौन है, तो बताइएगा बुध है, जैसा कि आप यहां पर चित्र में देख सकते हैं। चलिए भाई, प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन शरीर में ऑक्सीजन वाहक है। प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएं, तंत्रिकाएं या फिर श्वेत रक्त कोशिकाएं। साथियों, जो आरबीसी हैं, रेड ब्लड सेल्स, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं, ये भाई हमारे शरीर में ऑक्सीजन वाहक होती हैं। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ यहां पर चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। दूध के पीएच की प्रकृति कैसी है। थोड़ा अम्लीय, थोड़ा क्षारीय, अत्यधिक अम्लीय या फिर अत्यधिक क्षारीय। देखिए, हम सभी जानते हैं यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 7 होगा तो वो क्या है, उदासीन होगा। ठीक है, यदि 7 से कम होगा तो कैसा है, अम्लीय होगा। यदि 7 से ज्यादा है तो कैसा होगा, क्षारीय होगा। तो दूध का जो पीएच मान है भाई वो होता है 6.4, अर्थात दूध के जो पीएच की प्रकृति है वो कैसी होगी, थोड़ी अम्लीय होगी, क्योंकि यह 7 से थोड़ा ही कम है। अर्थात करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। पूछा जाए दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो बताइएगा लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। कोयले की खानों से कौन सी गैस निकलती है। मीथेन, जिंक ऑक्साइड, हाइड्रोजन या फिर अन्य। देखिए भाई, कोयले की खानों से जो गैस निकलती है उसका नाम है मीथेन गैस, अर्थात करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। इसलिए साथियों, कोयले की खानों के पास जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं वो पूर्णतः निषेध होते हैं। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि धान के खेत और जुगाली करने वाले पशुओं से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, तो बताइएगा मीथेन गैस। ठीक है, और भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो बताइएगा हाइड्रोजन को कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है।
देखिए यहाँ पर दर्रों के नाम लिखे हुए हैं और एक साइड राज्यों के नाम लिखे हुए हैं। तो बताना है कौन सा दर्रा किस राज्य में है, इसमें से कौन सा सुमिलित नहीं है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है, बिल्कुल भाई सही है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, ये भी सही है। लिपुलेख दर्रा महाराष्ट्र, मेरे भाई लिपुलेख दर्रा है उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, ना कि महाराष्ट्र में, इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं और आप सभी लोग जो भी स्कोर कर पाते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। महासीर को मध्य प्रदेश की राज्य मछली का दर्जा किस वर्ष दिया गया? आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश की जो राजकीय मछली है उसका नाम है महासीर। तो बताना है आखिर महासीर को राज्य मछली का दर्जा कब दिया गया। देखिए भाई, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश की नदियों और जलाशयों में विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी महासीर मछली की प्रजाति को बचाने के लिए क्या किया गया? 26 सितंबर 2011 को इसे राजकीय मछली घोषित किया गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। टाइगर मच्छर किसे कहा जाता है? एडीज, एनाफिलीज, क्यूलेक्स या फिर मानसोनाइट्स। साथियों यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। साथियों जो एडीज मच्छर होता है इसे टाइगर मच्छर कहा जाता है। यदि साथियों आपसे पूछा जाए डेंगू किस मच्छर के काटने से फैलता है तो बताइएगा एडीज मच्छर से, और मलेरिया किस मच्छर के काटने से फैलता है तो बताइएगा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। दोनों पॉइंट अलग अलग हैं इसलिए इनको ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। वह क्या है जिसे नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में चोमोलुंगमा कहा जाता है? नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट, नंगा पर्वत या फिर केटू। साथियों जो माउंट एवरेस्ट है जो कि साथियों विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर, इसे साथियों नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है और तिब्बत में से चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस जीव के शरीर में डीडीटी की सांद्रता अधिक होने की संभावना है? शाकाहारी, मांसाहारी, उच्च मांसाहारी या फिर प्राथमिक उत्पादक। देखिए डीडीटी का मतलब होता क्या है? डीडीटी का मतलब होता है डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोईथेन। और भैया ये क्या है? प्रदूषक है। ठीक है, और इसमें क्या है भाई, जब यह एक स्तर से दूसरे स्तर में जाता है तो क्या है? सांद्रता बढ़ जाती है। जैसे यहाँ पर सबसे कम सांद्रता किसमें रहेगी? प्राथमिक उत्पादक में, फिर उसके बाद शाकाहारी में रहेगी, फिर मांसाहारी में, और सबसे अधिक रहेगी किसमें? उच्च मांसाहारी में। तो हम कह सकते हैं सबसे अधिक सांद्रता किसमें होगी? उच्च मांसाहारी में होगी, क्योंकि जैसे जैसे इस तरह बढ़ेगा यह वैसे वैसे इसकी सांद्रता बढ़ती जाती है। और इसके प्रयोग पर भाई रोक भी लगा दी गई है क्योंकि यह क्या है? अपघटित नहीं होता। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। सर्वाधिक तेज दौड़ने वाला पक्षी कौन सा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। साथियों ऑस्ट्रिच, जिसे हिंदी में कहा जाता है शुतुरमुर्ग। साथियों एक ऐसा पक्षी है जो कि साथियों सबसे तेज दौड़ता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश। तो भाई मेरी जो नीलगिरी पर्वतमाला है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो बताइएगा डोडा बेट्टा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है? गैल्वेनाइजेशन कहलाती है लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना, सोने पर तांबे की परत चढ़ाना, सीसा पर लोहे की परत चढ़ाना या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए भाई लोहे को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर क्या है? जिंक की परत को चढ़ाया जाता है और ये जो क्रिया है उसे कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। आप सभी लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें जहां पर आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं और हम आपका जवाब भी दे देंगे।
इनमें से किस गैस से मछली जैसी गंध आती है? हाइड्रोजन, ओजोन, मीथेन या फिर एथिलीन? मेरे भाई जो ओजोन गैस है, ठीक है, ये एक ऐसी गैस है भैया जिससे क्या है, मछली जैसी गंध आती है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है तो बताइएगा हाइड्रोजन को कहा जाता है। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? फफूंद, शैवाल, लाइकेन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भाई जो पेनिसिलिन है ये प्राप्त की जाती है फफूंद अर्थात कवक से। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए जो लिटमस पेपर है वो किससे प्राप्त किया जाता है तो बताइएगा लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए लाइकेन किसके सूचक होते हैं तो बताइएगा वायु प्रदूषक के सूचक होते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं। तालाबों में पादप प्लवक कार्य करते हैं उत्पादक के रूप में, प्राथमिक उपभोक्ताओं के रूप में, द्वितीय उपभोक्ताओं के रूप में या फिर अपघटक के रूप में? देखिए भैया जहां पर पादप आ जाए तो आपको वहां पर आंख मीच के उत्पादक के साथ जाना है। करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन ए के साथ है, चला जाएगा। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 18 पर आते हैं। मृदा रहित कृषि को क्या कहा जाता है? अंतराल फसलन, रेशम उत्पादन, जल संवर्धन या फिर आर्द्रता संवर्धन? करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। मृदा रहित कृषि को भाई कहा जाता है जल संवर्धन या फिर इसे इंग्लिश में कहा जाता है हाइड्रोपोनिक्स। क्या कहा जाता है? हाइड्रोपोनिक्स से कहा जाता है। ओके, यदि पूछा जाए रेशम उत्पादन क्या कहलाता है तो बताइएगा सेरीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। चलिए भाई इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं। चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव से प्रारंभ किया गया? रैणी गांव, मानमती, थेरपाक या फिर होट गांव? देखिए भाई जो चिपको आंदोलन है जो कि वृक्षों की कटाई के विरोध में किया गया था और इसका संबंध था उत्तराखंड के चमोली जिले की रैणी गांव से। किस राज्य से संबंधित था? ये उत्तराखंड राज्य से संबंधित था भाई। ठीक है, जिले का नाम क्या था? चमोली, और चमोली जिले के में कौन सा? रैणी गांव। ओके, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 20 पर आते हैं। किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप क्यों होते हैं? आप लोगों ने बहुत सारी खाद्य श्रृंखला पढ़ी होंगी तो उसमें प्रथम कड़ी क्या है? हरे पादप ही क्यों होते हैं? क्योंकि इसलिए होते हैं कि वे क्या करते हैं, जो सूर्य के प्रकाश में क्या करते हैं, जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या है स्थिरीकृत करते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों उस क्लास में इतना ही। आपको हमारी क्लास कैसी लगी, आपने कितना स्कोर किया है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।